आज मैं एक ऐसी अंडररेटेड फिल्म को कवर करने वाला हूँ जो 1997 में आई थी और ये एक ऐसी फिल्म है जो आपको शुरुआत से ही बांध कर रखती है। मतलब आप भी सोच में पड़ जाते हो कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ। मेरा पर्सनली ये मानना है कि इस फिल्म को पहले खुद से एक्सपीरियंस करो और फिर इस वीडियो को देखो। आज की फिल्म का नाम है द गेम, जो मेरे फेवरेट डायरेक्टर डेविड फिंचर ने बनाई है। इस फिल्म की रेटिंग आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो फिल्म को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आखिर में मैंने इसकी प्रॉपर एंडिंग समझाई है। तो चलिए फिल्म को शुरू से शुरू करते हैं। फिल्म के पहले सीन में हम निकोलस वैन ऑर्डन से मिलते हैं, जिसे अब हम निक कहकर बुलाएंगे। तो निक एक अमीर और सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट बैंकर है। निक के पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं है और कुछ समय पहले उसका डाइवोर्स हो चुका है। निक का एक छोटा भाई भी है जो उसके साथ नहीं रहता है और ये दोनों कभी कभी ही मिल पाते हैं। निक एक बहुत बड़े मेंशन में अकेला ही रहता है, जहाँ पर उसके साथ एक मेड है जो घर की केयरटेकर का भी काम करती है। निक सुबह उठता है और तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस में जब निक पहुंचता है तब वहाँ उसकी सेक्रेटरी उसे बर्थडे विश करती है। तब हमको पता चलता है कि आज निक का बर्थडे है। सेक्रेटरी बताती है कि निक का छोटा भाई उससे मिलना चाहता है। तो निक एक रेस्टोरेंट में अपने भाई से मिलने का प्लान बनाता है। अब निक को हम रेस्टोरेंट में देखते हैं जो अपने भाई का वेट कर रहा है और निक का छोटा भाई कॉनरेड वहाँ पहुँचता है और उसे बर्थडे विश करता है। यहाँ इन दोनों की बातों से पता चलता है कि इन दोनों को मिले लगभग 3 साल हो चुके हैं। पूछने पर निक बताता है उसका डाइवोर्स हो चुका है और उसकी वाइफ ने अब किसी डॉक्टर से शादी कर ली है। निक अपने भाई से पूछता है, आज इतने सालों बाद क्यों मिलना चाहते थे तुम? कॉनरेड कहता है कि मैं तो मस्त लाइफ जी रहा था, लेकिन तभी तुम्हारा बर्थडे याद आ गया तो सोचा मिलकर हाल चाल पूछ लूं। साथ ही कॉनरेड उसको एक गिफ्ट देता है जिसमें एक कार्ड होता है और कार्ड पर लिखा है CRS, मतलब कंज्यूमर रिक्रिएशन सर्विसेज। कॉनरेड कहता है कि इस पर लिखे नंबर पर कॉल करो, ये तुम्हारी लाइफ में थोड़ा मजा डाल देंगे। वो इसे एक एंटरटेनमेंट सर्विस बोलता है जिसे लाइफ में एक बार तो ट्राई करना चाहिए। और कॉनरेड कहता है कि मैंने भी इनकी सर्विसेज ट्राई करी हैं और ये मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन था और निक तुम्हें भी जरूर पसंद आएगा। यहाँ पर कॉनरेड निक को बहुत कन्विंस करता है कि अभी CRS में कॉल करो। निक कहता है वो बाद में जरूर कॉल करेगा। अब निक अपनी कार से घर जा रहा है और उसको अपने बचपन की याद आती है, जहाँ पर उसने अपने फादर को घर की छत से कूदकर सुसाइड करते देखा था और निक उस समय एक छोटा बच्चा था। ये हादसा निक के लिए एक ट्रॉमा था जो अब तक उसको सताता है। खैर अब रात हो चुकी है और निक टीवी देख रहा होता है। तब उसको उसकी एक्स वाइफ का कॉल आता है जो उसे बर्थडे विश करती है और उससे उसका हालचाल पूछती है। यहाँ इनकी बातों से पता चलता है कि जब निक के फादर ने सुसाइड किया था वो 48 साल के थे और आज निक का भी 48वां बर्थडे है। एक्स वाइफ के पूछने पर निक कहता है कि वो ठीक है और ये एक दूसरे को गुड नाइट बोलकर कॉल काट देते हैं। अब निक को फिर से अपने फादर की डेथ वाला दिन याद आने लगता है। फिर ये सीन यहीं कट हो जाता है। अगले दिन निक ऑफिस मीटिंग के लिए एक बिल्डिंग में आया हुआ था। जब काम खत्म करके वो निकल रहा होता है, वहाँ उसे CRS कंपनी का ऑफिस दिखता है और थोड़ा सोचने के बाद निक उनके ऑफिस जाता है। वहाँ उसे फाइनगोल्ड नाम का आदमी मिलता है जो निक को कंपनी के बारे में बताता है। निक उससे पूछता है, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है, मुझे ये कार्ड मेरे भाई ने दिया था। फिर फाइनगोल्ड बताता है कि ये एक गेम है, हर एक पार्टिसिपेंट के लिए इसको अलग से डिजाइन किया जाता है। वो कहता है हमारी कंपनी वो देती है जिसकी आपकी लाइफ में बहुत जरूरत होती है। निक अब तक इस गेम को खेलने के लिए कन्विंस नहीं हुआ था। तब फाइनगोल्ड कहता है कि आपको फिलहाल बस कुछ टेस्ट देने हैं और कुछ फॉर्म्स भरने हैं, फिर एक दिन आपका गेम शुरू हो जाएगा और अगर आपको गेम पसंद नहीं आता है तो आप कभी भी इसे छोड़ सकते हैं। निक मान जाता है और फॉर्म्स भरने लगता है। वहाँ उसके बहुत से साइकोलॉजिकल और फिजिकल टेस्ट होते हैं। सारे टेस्ट देने के बाद फाइनगोल्ड निक से उसके सिग्नेचर लेता है और कहता है कि टेस्ट रिजल्ट हम आपको कुछ दिन में बताएंगे। अगले सीन में हम निक को बैडमिंटन क्लब में देखते हैं, जहाँ वो 2 बिजनेसमैन को CRS के बारे में बात करते सुन लेता है। दरअसल इन दोनों ने भी ये गेम खेला था। निक उनसे पूछता है कि आखिर है क्या ये गेम। वो दोनों ज्यादा कुछ तो नहीं बताते, लेकिन इतना बोलते हैं कि ये गेम एक गजब एक्सपीरियंस है जो लाइफ में एक बार तो ट्राई करना चाहिए। अगले सीन में निक एक मीटिंग में बैठा है, तभी उसे एक कॉल आता है जो दरअसल CRS से था, जिसमें निक को बताया जाता है कि उसकी गेम के लिए दी गई एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है। निक को थोड़ा अजीब लगता है, बट वो फिर अपनी मीटिंग में बैठ जाता है। अब रात को निक अपने घर आता है, तब उसे अपने घर के आगे एक जोकर का पुतला गिरा दिखता है जो ठीक वैसे ही गिरा हुआ था जैसे निक
के फादर अपनी मौत के वक्त थे, जिसे देख निक थोड़ा परेशान होता है, लेकिन फिर उस जोकर को उठाकर घर के अंदर रख देता है। जोकर के मुंह से उसको एक चाबी भी मिलती है जिस पर CRS लिखा होता है, जिससे निक और हम व्यूअर्स समझ पाते हैं कि ये CRS का काम है। निक अब चाबी के बारे में सोच रहा होता है कि तभी टीवी से न्यूज एंकर निक से बातें करने लगता है, जो कि निक के लिए बड़ा शॉकिंग था। न्यूज एंकर कहता है कि आपका गेम शुरू हो चुका है और गेम के कुछ रूल्स बताता है। वो कहता है कि आपको पहली चाबी मिल चुकी है और बाकी बाद में मिलेंगी, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि वो चाबी कहाँ मिलेंगी और कैसे उनका इस्तेमाल करना है। निक पूछता है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है कि मैं एक टीवी से बात कर रहा हूँ, जिस पर न्यूज एंकर कहता है कि दरअसल मैं आपको जोकर पर लगे कैमरे से देख सकता हूँ। कैमरा जोकर की आंख में लगा हुआ था। अब न्यूज एंकर एक कॉन्टैक्ट नंबर लिखने को कहता है, जिसे सिर्फ इमरजेंसी में ही यूज करना होगा और कॉल करके ये मत पूछना कि इस गेम का मकसद क्या है। दरअसल यही पता लगाना इस गेम का मकसद है। फिर गुड लक बोलकर उस न्यूज एंकर का टेलीकास्ट रुक जाता है। निक अब थोड़ा परेशान है और घर को अच्छे से लॉक करके सो जाता है। अगले दिन जब निक एयरपोर्ट जाता है तो वहाँ सभी लोगों पर शक करता है कि शायद इनमें से कुछ लोग CRS से हैं, क्योंकि उसे लग रहा था कि गेम शुरू हो चुका है और आगे कुछ ना कुछ जरूर होगा। अब वो फ्लाइट लेके एंसन के पास जाता है। निक दरअसल यहाँ एंसन को कंपनी से निकालने आया था, क्योंकि एंसन की वजह से कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। निक उसे 2 ऑप्शन देता है, जहां एक तरफ उसे रिजाइन करने के बाद कंपनी से सारे बेनिफिट्स मिलेंगे और दूसरी तरफ बिना कुछ दिए कंपनी से हटा दिया जाएगा। एंसन रिजाइन देने से मना करता है और तब जैसे ही निक अपने सूटकेस से टर्मिनेशन पेपर्स निकालने की कोशिश करता है, वो सूटकेस नहीं खुलता। तब निक CRS की दी गई चाबी को ट्राई करता है, लेकिन उस चाबी से भी वो सूटकेस नहीं खुलता और निक फिर वहाँ से फ्रस्ट्रेट होकर चला जाता है। अगले दिन निक अपने भाई कॉनरेड का वेट उसी रेस्टोरेंट में कर रहा होता है, लेकिन काफी वेट करने के बाद भी कॉनरेड वहाँ नहीं आता। निक परेशान होकर उठने लगता है। तभी एक वेट्रेस से निक के कपड़ों पर ड्रिंक कर जाती है और इसी बात पर रेस्टोरेंट का मैनेजर उस वेट्रेस को काम से निकाल देता है। मैनेजर निक को अब दूसरी टेबल पर बैठने को कहता है और तब एक वेटर उस टेबल पर बिल रखकर चला जाता है। निक बिल देखता है तो उसमें एक नोट लिखा होता है कि उस वेट्रेस को जाने मत देना। तो अब निक उस लड़की के पास जाकर पूछता है कि आखिर हो क्या रहा है। यहाँ पर निक उस लड़की को CRS की तरफ से समझता है। अब क्योंकि उस लड़की को जॉब से निकाल दिया गया था, वो निक को बदतमीजी से बोलती है कि उसे अकेला छोड़ दे, लेकिन तभी उनके सामने एक बूढ़ा आदमी नीचे गिर जाता है। शायद उसे हार्ट अटैक आया है। वो लड़की उस आदमी की हेल्प करने की कोशिश करती है, लेकिन निक को लगता है कि ये शायद गेम का हिस्सा है और वो आदमी एक्टिंग कर रहा है। फिर वो लड़की निक को एम्बुलेंस को कॉल करने को कहती है। निक कॉल लगाता है। थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस आती है और उस बूढ़े आदमी के साथ निक और उस लड़की को भी चलने को कहती है। अब ये हॉस्पिटल पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही उस आदमी को हॉस्पिटल के अंदर ले जाया जाता है, इतने में ही वहाँ पर हर जगह की लाइट चली जाती है। हर जगह अंधेरा हो जाता है और वहाँ के सब लोग अचानक से गायब हो जाते हैं, जैसे वहाँ कोई था ही नहीं। वो लड़की पूछती है ये आखिर चल क्या रहा है, तो निक बताता है कि मैं एक गेम में हूँ, ये सब गेम का हिस्सा था। ये एक कंपनी है जो बड़े बड़े प्रैंक्स करती है। अब ये दोनों इस हॉस्पिटल जैसी जगह से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। ये दोनों एक लिफ्ट में जाते हैं, लेकिन वो स्टार्ट नहीं होती। तब निक को लिफ्ट में एक लॉक दिखता है। वो लॉक में CRS की चाबी को डालता है और इस बार ये चाबी काम करती है और लिफ्ट चलना शुरू होती है। थोड़ा चलते ही लिफ्ट खराब हो जाती है। अब ये दोनों लिफ्ट में फंस चुके हैं। ये दोनों लिफ्ट के ऊपर के हैच को खोलकर किसी तरह एक फ्लोर में पहुंचते हैं और इसी बीच लिफ्ट चल जाती है, जिसमें निक का सूटकेस रह जाता है। आगे चलने पर पता चलता है कि ये CRS का ऑफिस है। यहाँ पर निक से थेफ्ट अलार्म बज जाता है, जिसे सुन गार्ड्स आ जाते हैं। फिर ये दोनों बिल्डिंग के गार्ड से बचते हुए भागते हैं और काफी दूर भागने के बाद ये दोनों निक के ऑफिस पहुँचते हैं। यहाँ पर वो लड़की अपना नाम क्रिस्टीन बताती है और फ्रेश होने के लिए बाथरूम पूछती है। बाद में निक क्रिस्टीन के लिए एक टैक्सी बुक करवाता है। जाने से पहले क्रिस्टीन बताती है कि निक के कपड़ों पर ड्रिंक गिराने के लिए किसी अनजान आदमी ने उसे $400 दिए थे। निक स्माइल करता है क्योंकि उसे पता है कि ये सब गेम चल रहा है। निक क्रिस्टीन से उसकी जॉब दोबारा लगवाने के लिए सिफारिश की बात करता है, लेकिन क्रिस्टीन मना कर देती है और टैक्सी में चली जाती है। अब निक भी अपने घर चला जाता है। सुबह निक की नींद तब खुलती है जब उसकी सेक्रेटरी का कॉल आता है। निक अपनी सेक्रेटरी से कहता है कि उसका सूटकेस एक हॉस्पिटल के पास कहीं खो गया है, उसकी एक कंप्लेंट लिखवा दो। सेक्रेटरी बताती है होटल निक्को से कॉल आया था, आपका क्रेडिट कार्ड
होटल के रिसेप्शन में रह गया है। निक हैरान था क्योंकि उसके वॉलेट में क्रेडिट कार्ड नहीं था और वो कभी होटल निको में गया ही नहीं। फिर निक होटल पहुंचता है जहां पर उसको क्रेडिट कार्ड दिया जाता है और जब निक उस होटल रूम में जाता है जहां वो पिछली रात रुका था, जिसके बारे में उसको कुछ पता नहीं है, दरअसल वो सोचता है कि ये भी गेम का हिस्सा होगा। निक रूम देख के हैरान हो जाता है। वहाँ पर निक की शर्ट, उसका वो लिफ्ट में खोया हुआ सूटकेस, एक साइन किया हुआ बिल और ड्रग्स के साथ कुछ अश्लील फोटोज भी मिलती हैं। फोटोज से ऐसा लगता है जैसे निक ने पिछली रात ड्रग्स लेकर किसी लड़की के साथ रात बिताई हो और फोटो में वो लड़की क्रिस्टीन जैसी लग रही थी। निक डर जाता है और जल्दी से उस रूम को साफ करने लगता है क्योंकि वो एक बहुत अमीर और इज्जतदार घर से था। वो इन सब चीजों में फंसना नहीं चाहता था। सब साफ करने के बाद वो फोटोज सूटकेस में डालकर रूम से निकल जाता है। निक कार से जा रहा होता है, तब उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। निक उस आदमी को रंगे हाथ पकड़ लेता है और उसे पूछता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। पहले तो वो आदमी मना करता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन निक उस आदमी के कोट से उसकी गन निकालकर उस पर ही तान देता है, जिससे वो आदमी डर जाता है और बताता है कि वो एक जासूस है जिसे किसी ने पैसे देकर निक के पीछे लगाया है। और ये बोलते ही वो वहाँ से भाग जाता है। निक का शक अब सीधा एंसन पर जाता है जिसे उसने कंपनी से निकाल दिया था, क्योंकि बात अब निक की रेपुटेशन पर आ गई थी। निक एंसन के घर पहुंचता है और उससे पूछता है कि ये सारा गेम तुम्हारा है क्योंकि मैंने तुम्हें कंपनी से निकाला है। लेकिन एंसन कहता है कि उसने पहले ही अपना टर्मिनेशन एक्सेप्ट कर लिया है, वो अब वहाँ काम नहीं करना चाहता। निक को समझ आता है कि ये गेम एंसन का नहीं है और वो उससे माफी मांगकर वहाँ से चला जाता है। अब निक ऑफिस में अपने वकील को बुलाता है, उसे जो सब हुआ वो बताता है और कहता है कि तुम इस सीआरएस कंपनी के बारे में पता लगाओ और मुझे बताओ। इस बार निक को यहाँ अपने सूटकेस में एक कार का विंडो हैंडल मिलता है जिसे वो अपने पास रख लेता है। रात को निक जब अपने घर पहुँचता है, वो देखता है कि उसके घर का दरवाजा खुला हुआ है और दीवारों में हर तरफ ग्राफिटी बनी हुई है। निक कुछ समझ पाता तभी उसका भाई कॉनरेड डरा हुआ वहाँ पहुँचता है और ये दोनों कार में बैठकर बाहर की ओर जाते हैं। कॉनरेड बताता है कि ये सीआरएस वाले मेरे पीछे अब तक पड़े हुए हैं, जबकि मैंने उनके सारे बिल्स भर दिए हैं, लेकिन उनका ये गेम खत्म ही नहीं हो रहा है। फिर अचानक से इनकी कार का टायर पंचर हो जाता है। फिर जब टायर ठीक करने के लिए कॉनरेड ग्लव कंपार्टमेंट खोलता है तो उसमें सीआरएस की बहुत सारी चाबियां मिलती हैं, जिसे देख कॉनरेड कहता है कि निक तुम भी सीआरएस से मिले हुए हो। यहाँ कॉनरेड पागलों की तरह बिहेव कर रहा था और ये बोलते ही निक से दूर भागने लगता है। अब रात हो चुकी है। निक एक टैक्सी लेता है ताकि घर पहुंच सके। टैक्सी ड्राइवर अचानक कार लॉक करके खुद बाहर कूद जाता है। निक को समझ नहीं आता कि ड्राइवर ने ऐसा क्यों किया। तभी निक की नजर सामने पड़ती है और टैक्सी सीधा फेंस तोड़ते हुए पानी में गिर जाती है। टैक्सी लॉक होने की वजह से निक कार में फंसा हुआ है। तभी उसे वो विंडो हैंडल याद आता है जो उसे अपने सूटकेस में मिला था। वो विंडो हैंडल का यूज करके बहुत मुश्किल से टैक्सी के विंडो से बाहर निकलता है। उसकी जान बच जाती है। तो इस सिचुएशन में विंडो हैंडल ने एक चाबी की तरह काम किया, जिससे निक टैक्सी से बाहर आ पाया। यहाँ ये साफ है कि ये भी सीआरएस का ही काम था। अगले दिन निक बहुत गुस्से में है और अपने वकील और पुलिस के साथ सीआरएस के ऑफिस में जाता है, जहाँ अब सीआरएस का ऑफिस नहीं है। यहाँ पर सब कुछ खाली हो चुका है। पुलिस बताती है कि सीआरएस या किसी और कंपनी ने ये जगह कभी रेंट में ही नहीं ली थी, मतलब सीआरएस के वहाँ होने का कोई प्रूफ ही नहीं है। और पुलिस कहती है कि वो सीआरएस के बारे में तहकीकात करेगी। उसी रात निक डिनर करते वक्त अपनी मेड से पूछता है कि उसके फादर कैसे आदमी थे और क्या सुसाइड करने से पहले वो कुछ परेशान थे। मेड कहती है कि फादर बहुत ही शांत इंसान थे, वो कभी परेशान नहीं लगे जब उन्होंने सुसाइड किया। ये बात मानना सबके लिए मुश्किल था। डिनर के बाद निक उस टैक्सी का पता लगाता है जिसने क्रिस्टीन को उसके घर तक छोड़ा था। दरअसल यहाँ निक को क्रिस्टीन से मिलना था, क्योंकि होटल रूम से मिली फोटो में वो लड़की क्रिस्टीन जैसी लग रही थी। निक को एड्रेस मिलता है और वो एड्रेस से क्रिस्टीन के घर पहुंचता है। निक क्रिस्टीन से पूछता है कि क्या इस फोटो में जो लड़की है वो तुम हो, जिस पर क्रिस्टीन साफ मना करती है। फिर जब क्रिस्टीन कपड़े चेंज करने के लिए दूसरे रूम में जाती है, तब निक घर में घूमते वक्त नोटिस करता है कि लाइट लैम्प में प्राइस टैग लगा हुआ है। बुक शेल्फ में बुक्स के 100 पीस रखे हुए हैं। फ्रिज में कुछ भी नहीं है और एक फोटो फ्रेम में जो फोटो है वो एक न्यूज़पेपर कटिंग है। निक समझ जाता है कि ये घर भी गेम का हिस्सा है और क्रिस्टीन सीआरएस में काम करती है। निक क्रिस्टीन को पूछता है कि तुम भी सीआरएस के लिए काम करती हो।
जिसपे क्रिस्टीन कहती है सीआरएस हमें घर पर लगे स्मोक डिटेक्टर से देख सकते हैं और निक को घर से बाहर चलने को कहती है। उसी वक्त सीआरएस के कुछ एम्प्लॉइज घर पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। ये दोनों किसी तरह अपनी जान बचाकर भागते हैं। रास्ते में क्रिस्टीन निक को बताती है कि वो बस सीआरएस की एक एम्प्लॉय है और सीआरएस के बारे में कुछ नहीं जानती। वो बताती है कि सीआरएस इस गेम के जरिए तुम्हारे बैंक अकाउंट को हैक कर लेते हैं और इस हैकिंग में वो सारे टेस्ट काम आते हैं जो तुमने गेम ज्वाइन करने से पहले दिए थे और अब तक तुम्हारे पैसे सीआरएस ने गायब कर दिए होंगे। निक अपने बैंक में कॉल करता है, अपना पासवर्ड बताता है और बैलेंस पूछता है। तब उसे पता चलता है कि अकाउंट का बैलेंस नील हो चुका है। निक अपने वकील को कॉल करके पैसा गायब होने वाली बात बताता है और कहता है कि पता लगाओ आखिर बैंक अकाउंट के साथ हुआ क्या है। अब क्योंकि क्रिस्टीन निक की मदद कर रही थी तो निक क्रिस्टीन के साथ अपने फार्म हाउस जाता है ताकि सीआरएस उसका पीछा ना कर पाए। फार्म हाउस में ये दोनों चाय पीते हुए बात कर रहे होते हैं। तभी वकील का कॉल आता है जो निक को बताता है कि पैसे बैंक अकाउंट में ही हैं, सब कुछ सही सलामत है। जिस पर क्रिस्टीन कहती है कि वकील भी सीआरएस से मिला हुआ है और झूठ बोल रहा है। निक क्रिस्टीन की बात मानकर कॉल काट देता है। तभी निक को चक्कर आने लगते हैं, उसकी बॉडी काम करना बंद कर देती है और वो नीचे गिर जाता है। दरअसल यहाँ क्रिस्टीन ने चाय में बेहोशी की दवाई मिलाई थी। यहाँ पर एक ट्विस्ट सामने आता है कि निक ने जब अकाउंट बैलेंस जानने के लिए बैंक कॉल मिलाया था वो कॉल सीधा सीआरएस को डाइवर्ट हुई थी और कॉल पर बैलेंस जानने के लिए निक ने अपने सारे पासवर्ड बता दिए थे। मतलब पैसे अब गायब होंगे और क्रिस्टीन निक का साथ नहीं दे रही थी, वो अब भी सीआरएस के साथ काम कर रही है। अब निक होश में आता है, वो एक कॉफिन में बंद है। वो कॉफिन से बाहर आता है और अपने आप को मैक्सिको देश में एक सिमेट्री में पाता है। यहाँ पर वो बहुत बुरी हालत में है, उसके पास पैसे भी नहीं है। वो उठकर वहाँ अमेरिकन एम्बेसी में जाता है और उनको अपनी आप बीती सुनाता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ और सीआरएस वालों ने उसे बेहोश करके यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया। इस बात पर वहाँ बैठा ऑफिसर बिल्कुल यकीन नहीं करता और हेल्प करने से मना कर देता है। अब निक के पास पैसे तो थे नहीं, लेकिन उसके हाथ में उसके फादर की वॉच थी। मजबूरन उसको वॉच बेचनी पड़ती है ताकि वो मैक्सिको से निकलकर अपने देश पहुँच सके। निक बहुत परेशानियों से गुजरते हुए, लोगों से लिफ्ट मांगते हुए किसी तरह अपने घर पहुँचता है। वहाँ पहुँचकर उसे पता चलता है कि उसका घर अब सील कर दिया गया है, लेकिन निक अपने घर में छुपके से घुस जाता है। निक फ्रेश होता है, फिर कुछ छुपाए हुए पैसे लेता है और एक गन को अपने पास रखकर अपनी एक्स वाइफ से रेस्टोरेंट में मिलने जाता है। वहाँ वो अपनी एक्स वाइफ से कहता है वो समझ चुका है कि क्यों उसने निक को छोड़ा था। दरअसल निक अपने काम में ही ज्यादा बिजी रहता था। उसने अपनी वाइफ को अपने से बहुत दूर कर दिया था और एक वक्त ऐसा आया कि ये दोनों अजनबी की तरह रहने लगे थे और इसी बात के लिए निक माफी मांगता है। तभी निक की नजर टीवी पर पड़ती है जिसमें उसे फाइन गोल्ड दिखता है, वही इंसान जो निक को सीआरएस में सबसे पहले मिला था। दरअसल टीवी में एक एड चल रहा था जिसमें फाइन गोल्ड डॉक्टर बना था। निक को समझ आता है कि फाइन गोल्ड एक एक्टर है। फिर निक अपनी एक्स वाइफ की कार लेकर रेस्टोरेंट से निकल जाता है। निक अब फाइन गोल्ड के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है। बहुत ढूंढने के बाद वो उसे एक जू में पकड़ लेता है जहाँ फाइन गोल्ड अपने बच्चों के साथ आया हुआ था। निक उस पर गन तान देता है। ये देख फाइन गोल्ड डर जाता है और कहता है कि वो बस एक एक्टर है, उसको सीआरएस ने काम दिया था जो उसने किया, इससे ज्यादा उसे कुछ नहीं पता। निक कहता है मुझे सीआरएस के इंचार्ज से मिलना है। फाइन गोल्ड बताता है कि ये जानकारी किसी के पास नहीं है। निक जब गन से फाइन गोल्ड को और डराता है तब वो बताता है कि जिस फ्लोर में सीआरएस का ऑफिस था वो पूरी बिल्डिंग उनकी है और वो फ्लोर चेंज करते रहते हैं। निक फाइन गोल्ड पर गन तानकर उसके साथ बिल्डिंग पहुंचता है। फाइन गोल्ड उसे उस फ्लोर तक ले जाता है जहां पर निक सीआरएस में काम करने वाले सभी लोगों को देखता है, जैसे वो जासूस जो निक का पीछा कर रहा था, वो बूढ़ा आदमी जिसको हार्ट अटैक आया था, वो दो बिजनेसमैन जो सीआरएस की बहुत तारीफ कर रहे थे, वो दोनों पुलिस वाले, वो टैक्सी ड्राइवर जिसने निक को पानी में डुबाने की कोशिश की थी और उसके साथ क्रिस्टीन भी वहीं होती है। असल में ये सब एक्टर्स हैं जो इस गेम में अपना अपना रोल निभा रहे हैं। अब निक यहाँ पर क्रिस्टीन पर गन तानकर उसको पकड़ लेता है और तभी सीआरएस के कुछ लोग गोलियां चलाने लगते हैं। क्रिस्टीन बिल्डिंग की छत की ओर भागती है। निक उसका पीछा करते हुए उसके साथ छत पर आ जाता है और डोर को लॉक करके क्रिस्टीन से कहता है कि मुझे सीआरएस के इंचार्ज से मिलना है। निक जानना चाहता है कि सीआरएस ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। क्रिस्टीन की नजर तब निक की गन पर पड़ती है और डरते हुए कहती है कि ये वो गन नहीं है जो सीआरएस ने निक के घर में रखी थी। निक कहता है कि ये उसकी पर्सनल गन है, जिस पर डरी हुई क्रिस्टीन कहती है ये सब गेम है और अब भी गेम चल रहा है। वो कहती है कि आपके पैसे अब भी आपके अकाउंट में हैं, सब कुछ फेक था
और जो भी गोलियां चली हैं वो भी फेक थी। वो कहती है कि कॉनरेड भी यही है और ये आपकी बर्थडे पार्टी है। इस बात पर निक बिल्कुल भरोसा नहीं करता। तभी कुछ लोग दरवाजे का लॉक तोड़ने की कोशिश करते हैं। क्रिस्टीन कहती है दरवाजे के पीछे कॉनरेड है जो शैंपेन की बोतल के साथ खड़ा है। निक ने गन को दरवाजे की ओर तान लिया था। फिर दरवाजा खुलता है, वहाँ कॉनरेड होता है। निक गलती से कॉनरेड पर गोली चला देता है क्योंकि उसको लगता है सीआरएस वाले दरवाजा तोड़ रहे हैं। कॉनरेड पर गोली लगती है और वो वहीं मर जाता है। निक को यकीन नहीं होता, मतलब क्रिस्टीन सच कह रही थी कि अब तक गेम चल रहा था। निक ये देख टूट जाता है कि उसने अपने छोटे भाई पर गोली चला दी और वो मर चुका है। निक रोते हुए बिल्डिंग की छत से नीचे कूद जाता है, लेकिन इतनी ऊपर से कूदने के बावजूद उसकी मौत नहीं होती क्योंकि कहानी में एक और आखिरी ट्विस्ट बचा हुआ है। निक छत से नीचे सीधा एक जायंट बलून में गिरता है और वो जिंदा है। कुछ लोग उसे बलून से सेफली नीचे उतारते हैं और ये दरअसल निक की बर्थडे पार्टी है जहां उसने ग्रैंड एंट्री ली है। सामने से कॉनरेड आता है जो अभी जिंदा है और इस पार्टी में निक के जानने वाले सब लोग होते हैं। निक को समझ आता है कि दरअसल ये गेम अब खत्म हुआ है। छत पर निक की गन भी नकली थी, सीआरएस ने असली गन से चेंज कर दी थी। निक इमोशनल होकर रोता है और अपने भाई के गले लगता है। तब कॉनरेड कहता है कि ये उसे करना पड़ा क्योंकि निक वक्त के साथ बहुत ही अजीब होता जा रहा था। फिर यहाँ पार्टी शुरू होती है, सब एंजॉय करते हैं, निक भी खुश है। फिर वो बाहर क्रिस्टीन से मिलने जाता है। वो अपना असली नाम क्लेयर बताती है। निक क्लेयर को डिनर डेट के लिए पूछता है लेकिन वो मना करती है क्योंकि उसको सीआरएस के नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना है। लेकिन वो निक को एयरपोर्ट में उसके साथ कॉफी पीने के लिए पूछती है। निक सोचते हुए स्माइल करता है और ये फिल्म यही खत्म हो जाती है। आई नो आपके बहुत से सवाल होंगे इस फिल्म को लेकर, तो चलो जवाब देते हैं। सबसे पहले, जैसा कि फिल्म का नाम दी गेम है, तो ये असल में एक गेम ही था जो निक के साथ खेला गया था और इस गेम को कॉनरेड ने निक के लिए प्लान किया था। अब आप पूछोगे कि कॉनरेड इस तरह का खतरनाक गेम अपने भाई के लिए क्यों ही प्लान करेगा, तो इसका जवाब भी फिल्म में ही मिलता है। फिल्म की शुरुआत में जब हम निक से मिलते हैं तो वो एक बहुत ही अकेला और दुनियादारी से दूर हो चुका इंसान था। उसने अपने आप को सबसे दूर कर लिया था। वो अपने भाई से दूर था, उसकी शादी टूट चुकी थी, मतलब वो जिंदगी जीने की जगह उसे काट रहा था। और सबसे जरूरी बात कि वो 48 साल का हो चुका था और ये वही एज है जिस एज में निक के फादर ने उसी घर से कूदकर सुसाइड किया था जिस घर में निक अभी रह रहा है। और जब फिल्म के आखिर में निक उस जायंट बैलून से गिरता है तब कॉनरेड कहता है कि उसको ये सब करना पड़ा क्योंकि निक बहुत अजीब इंसान हो गया था। यहाँ पर एक बात और भी है, फिल्म में दिखाया भी गया था कि निक ने बचपन में अपने फादर को सुसाइड करते देख लिया था, जो याद उसको आज तक सताती है। और कॉनरेड के भाई को यही डर था कि कहीं निक भी अपने फादर की तरह सुसाइड न कर ले। और गेम का मकसद भी यही था कि किसी तरह निक को उसकी सेम बोरिंग लाइफ से बाहर निकाला जाए ताकि वो लाइफ ठीक से जिए। जैसे गेम में कई बार निक की जान पर बात आ गई थी और निक ने बचने के लिए बहुत कोशिश की, जिससे ये बात साबित हो जाती है कि निक मरना तो नहीं चाहता था, लेकिन जिस तरह की जिंदगी वो जी रहा था वो डिप्रेस था। और वो कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा भी मिल जाए तो वो बच जाता है। यहाँ पर निक की लाइफ में कोई ऐसा इंसान भी नहीं था जो उसे लाइफ को लेकर ठीक से गाइड कर सके। दूसरी ओर कॉनरेड अपने फादर की तरह अपने भाई को नहीं खोना चाहता था, इसलिए उसने सीआरएस की हेल्प से ये गेम ऑर्गेनाइज करवाया ताकि निक की लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस आए जहां से बाहर निकलकर वो एक नया इंसान बन सके। आपने कई बार ये बात तो सुनी होगी कि उस इंसान के साथ ऐसा कुछ हुआ कि उसके बाद से वो बिल्कुल बदल गया। और वो सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, जैसे किसी अपने की मौत, कोई बड़ा हादसा इत्यादि, जिससे इंसान का लाइफ को लेके नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है। तो चलो अब बात करते हैं सीआरएस की। सीआरएस एक ऐसी कंपनी है जिसमें बहुत सारे एक्टर्स काम करते हैं। ये लोग अपने अपने काम में ट्रेंड हैं। इनको पता है कि जिसके साथ गेम हो रहा है उसे कैसे एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक पहुंचाना है, कैसे उनके डिसीजन को बदलना है और कैसे उनको हिंट देने हैं कि वो गेम के हिसाब से चलें। अब मैं बताता हूँ कैसे। गेम की शुरुआत में ही निक को एक चाबी मिलती है, उसके बाद उसे क्रिस्टीन मिलती है और फिर वो बूढ़ा आदमी जो हार्ट अटैक का नाटक करता है, जिससे ये हॉस्पिटल पहुंचते हैं। फिर वहां से निकलने के लिए लिफ्ट उस चाबी से चलती है। ऐसे ही निक को विंडो हैंडल मिलता है जिससे निक पानी में डूबने से बचता है। और आखिर में वो गन जो सीआरएस ने नकली गन से चेंज कर दी थी ताकि जब निक कॉनरेड पर गोली चलाएगा तो निक बच जाए और निक पछतावे में छत से कूद जाएगा। ये सब कुछ सीआरएस की जबरदस्त प्लानिंग का नतीजा था। आई होप आपको ये फिल्म पूरी तरह से समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी आपके कुछ सवाल हैं तो कमेंट्स में जरूर पूछना, मैं आपको वही मिलूंगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और कुछ हट के देखना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करो।